Yes, good morning all of you. So today we are going to start and sample paper of 2018-19 class 11 biology. So students, what questions that are given in this sample paper that we are going to revise today? So see section A. Section A, there are 5 questions and each question is of 5 marks. So I am here reading the questions first and then I will give the answers to those questions. So see first question, how many pollen grains and ovules are likely to formed in the anther and in the ovary of an angiosperm bearing 25 microspore mother cells and 25 megaspore mother cells respectively. ठीक है, तो इसमें उसने ये बताया हुआ है आपको, तो कहते हैं कि कितने पोलन ग्रेन्स और कितने ओव्यूल्स जो हैं वो बनेंगे किसी भी एंथर या ओवरी के अंदर एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जिसमें कि 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं और 25 ही मेगास्पोर मदर सेल्स हैं. तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि माइक्रोस्पोर जो है जिसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं, तो वो माइक्रोस्पोर्स जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से it always produced by the process of meiosis. ठीक है, meiosis के प्रोसेस के जरिए जो है वो फॉर्म होते हैं and when meiosis it takes place in the microspore mother cell, then after that microspores or pollen grains are formed, but these pollen grains they are in the form of tetrad, यानी चार पोलन ग्रेन्स जो हैं वो आपस में अटैच होते हैं 4 पोलन ग्रेन्स. तो अब उसने आपको बताया कि 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल है हमारे पास, तो हम यहाँ पे 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इसमें हमें ये पता लगता है कि हर एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो 4 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा और हमारे पास टोटल 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल है. तो 25 इंटू 4 हम कर देंगे, तो 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100. इसका मतलब 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें 100 पोलन ग्रेन्स मिलेंगे. और अगर 25 मेगास्पोर मदर सेल है तो आपको मालूम है कि मेगास्पोर मदर सेल दे आल्सो अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि मियोसिस जो है उसमें 4 मेगास्पोर्स जो फॉर्म होते हैं, बट आउट ऑफ दिस 4 मेगास्पोर ओनली 1 इट एक्चुअली रिमेन वाइबल एंड रेस्ट ऑफ द 3 दे डीजनरेट. तो अगर 25 मेगास्पोर मदर सेल है तो उससे हमें 25 ही यहाँ पर ओव्यूल्स जो हैं या मेगास्पोर जो है वो मिलेगा. तो इसका आंसर ये है कि 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं वो 100 पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे, जबकि 25 मेगास्पोर मदर सेल जो है वो सिर्फ 25 ओव्यूल्स ही प्रोड्यूस करेंगे. Okay student, next question that is given in choice with this question is, in case of polyembryony, an embryo A develops from the synergate and the embryo B it develops from the nucellus. State the ploidy of embryo A and B. ठीक है, अगर वो कहता है कि प्रोसेस पॉलीएम्ब्रियोनी का है, व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी? पॉलीएम्ब्रियोनी इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन द ओव्यूल. ठीक है, अगर एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं तो उसको पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं. तो उसमें वो कहते हैं कि सपोज करिए कि एक एम्ब्रियो जो है उसका डेवलपमेंट सिनर्जिट सेल से हुआ है एम्ब्रियो सेट के, और दूसरा एम्ब्रियो जो बी है उसका डेवलपमेंट किससे हुआ है? न्यूसेलर सेल से हुआ है. तो आपको ये बताना है कि एम्ब्रियो ए जो है उसका मेकअप, उसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा और एम्ब्रियो बी का जेनेटिक मेकअप क्या होगा. तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि अगर हम सिनर्जिट्स की बात करते हैं देन दीज सिनर्जिट्स आर एक्चुअली द हैप्लॉइड न्यूक्लियस. तो सिनर्जिट से बनने वाला जो आपके पास यहाँ पे एम्ब्रियो होगा वो भी हैप्लॉइड होगा. एंड दूसरी तरफ अगर हम एम्ब्रियो बी की बात कर रहे हैं तो वो न्यूसेलस टिश्यू से बन रहा है, और न्यूसेलस जो है उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो डिप्लॉइड होती हैं. इसका मतलब दूसरा जो बी एम्ब्रियो है वो डिप्लॉइड होगा नेचर में. ठीक स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द सोर्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज प्रोड्यूस्ड. आपने उस सोर्स ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम बताना है जिसमें से पहली बार एंटीबायोटिक जो है इसको प्रोड्यूस किया गया था. सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर वेरी वेल कि फर्स्ट एंटीबायोटिक इट वाज प्रिपेयर्ड बाय द साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने उस एंटीबायोटिक को जो है आइसोलेट किया था एक फंगस में से, and the name of that fungus is Penicillium notatum. So that's why the antibiotic is known as penicillin. So Penicillium notatum is the source fungi from which this penicillin was first produced. Okay student, question number 3. The prophase 1 stage of meiosis, it plays a vital role in RNA, rDNA formation
जस्टिफाई विद रीजन। कहते हैं कि मियोसिस की प्रोफेस 1 स्टेज की अगर हम बात करें तो उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन में। इस स्टेटमेंट को आपने जस्टिफाई करना है, मतलब कि हाउ द प्रोफेस 1 स्टेज ऑफ मियोसिस इट इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसके आंसर में आप ये लिखेंगे कि प्रोफेस 1 स्टेज जो है मियोसिस की, हाउ इट इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन डीएनए फॉर्मेशन, बिकॉज यू नो दैट कि प्रोफेस 1 स्टेज जो है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेज होती है मियोसिस की, और उसके अंदर एक सब स्टेज होती है जिसको हम पैकेटिन कहते हैं। एंड इन दिस स्टेज पैकेटिन a very special process it takes place and that is known as a crossing over. इसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, where the homologous chromosomes they pair together, they exchange their parts, and in this way it is very crucial role that is played by this stage in the formation of the recombinant DNA. तो आंसर आप इसमें ये लिखेंगे कि प्रोफेस 1 stage of meiosis play a vital role in our DNA formation because crossing over occurs at this stage which helps in recombination. Okay students, see the next one, question number 4, and that is name the technique by which gene expression can be controlled with the help of RNA molecule. आपने उस टेक्निक का नाम बताना है जिसमें कि वो कहता है कि जीन्स का जो एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है with the help of RNA molecule, RNA molecule की हेल्प से। तो this question is from chapter biotechnology application and process, biotechnology principles and processes. तो इस टेक्निक का नेम अगर आपने लिखना है तो नेम ऑफ दिस टेक्निक इज RNA interference. तो योर आंसर इज द टेक्निक बाय व्हिच gene expression can be controlled with the help of RNA molecule. It is RNA interference. Okay students, and see the next one, question number 5, define dipause. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है it is selected from the chapter organisms and population. So from this chapter you have to write the answer. So what is dipause? So dipause is a stage of suspended development in zooplanktons. Zooplanktons जो होते हैं उनके अंदर dipause जो है उनके suspended development की stage होती है। एंड कब ये zooplanktons जो है वो suspended development show करते हैं? when the conditions they are unfavorable conditions. तो जब उनके habitat में unfavorable conditions होती हैं then these zooplanktons they enter into the stage of suspended development. It is known as dipause. All right. Then see that another question that is given as a choice along with this. So we have not done this chapter according to the revised syllabus. Define standing from. पर अगर हमने इसका आंसर देना होता तो आंसर होता कि each trophic level has a certain mass of living material in a particular time. हर एक जो है ट्रॉफिक लेवल उसमें जो है एक सर्टेन मास होता है लिविंग मटेरियल का एक पर्टिकुलर टाइम में, एंड दैट इज नोन एज द स्टैंडिंग क्रॉप. Okay, now I am on section B and there is question number 6 and one figure is they are visible on your screen. The figure given below represent a molecule present in the body of a mammal. ठीक है, तो किसी भी मैमल की बॉडी में वो कहते हैं कि इस तरह का एक मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है. अब उस सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल व्हिच इज विजिबल इन द फिगर, it is not shown here, it is not labeled here, you have to give label to these alphabets. तो नेम द पार्ट्स लेबल्ड A and B इन मॉलिक्यूल शोन अबव. तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिस इज एक्चुअली द डायग्राम ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल. और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में A जो है दैट इज एक्चुअली द एंटीजन बाइंडिंग साइट. यहाँ पे एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी से अटैच होता है. एंड दिस B पोर्शन, so this B is actually the light chain of the antibody molecule. तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है उसमें दो चेन्स होती है, लाइट चेन. तो ये दोनों इसकी लाइट चेन्स हैं और ये एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीजन बाइंडिंग साइट है और दिस इज द हैवी चेन. तो A की जगह पे आप एंटीजन बाइंडिंग साइट लिखेंगे एंड B की जगह पे आप लिखेंगे लाइट चेन ऑफ द एंटीबॉडीज. ओके स्टूडेंट, B पार्ट देखिए उसका, नेम द टाइप ऑफ सेल दैट प्रोड्यूस्ड दिस मॉलिक्यूल. कौन से ऐसे सेल्स हैं जो ये मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे? तो आपका आंसर होगा B सेल्स, क्योंकि T lymphocytes जो होते हैं दे इन्फॉर्म द B cells that are actually the chief component of the humoral immune system. So तो ये वाले जो सेल्स हैं B lymphocytes, ये एक्चुअली जो है मेन सेल्स होते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स का, बिकॉज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में ही एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होती है. ओके स्टूडेंट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन that is given in choice with this question. Lifestyle diseases are increasing alarmingly in India
and we are also dealing with large scale malnutrition in the population. Suggest the process by which we can address both these problems and give any 3 example to support your answer. तो कहते हैं कि आजकल इंडिया के अंदर जो लाइफस्टाइल है पीपल का, उसकी वजह से डिजीजेस जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, और कहते हैं कि वी आल्सो हैव सच अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन व्हिच इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, बिकॉज इतना बड़ा जो पॉपुलेशन का सेक्शन है उसको इनफ अमाउंट में फूड नहीं मिल रहा, दे आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. तो आपने एक ऐसा प्रोसेस जो है प्रोसेस बताना है जिसके जरिए वी कैन इजिली हैंडल दीज प्रॉब्लम्स. सो गिव एनी 3 एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर. तो सबसे पहले आप बताएंगे कि कौन सा प्रोसेस है जिससे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. देन योर आंसर इज बायोफोर्टिफिकेशन. तो बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ टाइप ऑफ ए प्रोसेस बाय व्हिच द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ द population, some of the important essential vitamins that are present in the vegetables or the fruits, they are actually inserted in these main crops which are actually our main food crops. तो उसकी वजह से फूड क्रॉप्स जो हैं वो हमारे विटामिन्स में रिच हो जाती हैं. तो ये आपने यहाँ पे लिखना है. एंड व्हाट आर द 3 एडवांटेजेस ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन. सो नंबर 1 एडवांटेज इज एनहांसिंग फूड क्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रोटीन्स. ठीक है, we have prepared so many hybrids such as maize hybrids. They have twice the amount of the amino acids lysine and tryptophan compared to the existing maize hybrids which were earlier developed. ठीक है, ऐसे मेज हाइब्रिड तैयार किए हैं जिसके अंदर अमाइनो एसिड लाइसिन और ट्रिप्टोफैन का कंटेंट ज्यादा है, जबकि ये प्रोटीन्स होते हैं और पहले के जो मेज हाइब्रिड्स हैं उनके कंपैरिजन में. एंड सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं कि व्हीट वैरायटीज एटलस 66 हैव हाई प्रोटीन कंटेंट as compared to the cultivated wheat, and protein enriched beans. ठीक है, ब्रॉड, लव, फ्रेंच गार्डन बीज, ये सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं. सेकंड आपका हो जाएगा विटामिन इनरिच्ड. तो विटामिन ए इनरिच्ड कैरेट्स दे आर प्रोड्यूस्ड, एंड विटामिन सी इनरिच्ड बिटर गॉड, बथुआ, and mustard tomato, they are produced. Okay, if you have to write the third point, enrichment of the micronutrient and mineral nutrient. ठीक है, तो आयरन एंड कैल्शियम इनरिच्ड स्पाइनस जो है उसको स्पाइनच जो है उसको तैयार किया गया है, बथुआ जो है उसको तैयार किया गया है. दैट यू हैव टू राइट हियर इन दिस. Okay, question number 7. Why does the lactopron shut down sometime after the addition of lactose in the medium where E. coli was growing, and why low level expression of lactopron is always required? ठीक है, तो इसके अंदर उसने आपको ये बताया है कि जो लैकोप्रॉन है वो कैसे शट डाउन हो जाता है कुछ टाइम के बाद अगर हम क्या करते हैं, ई कोलाई का जो मीडियम है जिसमें ई कोलाई ग्रो कर रहा है उसमें आप लैक्टोज का एडिशन कर देते हैं. और ये भी बताना है कि किस तरह से लो लेवल एक्सप्रेशन जो है लैकोप्रॉन का हमेशा रिक्वायर्ड होता है. ऑलराइट, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि आफ्टर एडिशन ऑफ द लैक्टोज कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन of a complete breakdown of the lactose takes place. जैसे ही मीडियम के अंदर लैक्टोज जो है वो एंटर करेगा, लैक्टोज जो है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की फॉर्म में. तो इसी वजह से देयर इज नो मोर लैक्टोज टू बाइंड विद द रिप्रेसर प्रोटीन. तो कुछ टाइम के बाद और ज्यादा लैक्टोज नहीं होगा जो रिप्रेसर प्रोटीन जो है उसके साथ बाइंड कर सके, और इसीलिए जो लैकोप्रॉन है वो शट डाउन हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि लो लेवल क्यों रिक्वायर्ड है लैकोप्रॉन के अंदर लैक्टोज का. तो लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोप्रॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर इनटू द सेल. थोड़ा सा लेवल जो है वो हमेशा जो है मेंटेन रहता है लैकोप्रॉन के अंदर. ठीक है, अदरवाइज जो लैक्टोज है वो सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए लो लेवल जो है लैक्टोज का हमेशा लैकोप्रॉन में रिक्वायर्ड है. Okay, students, see the next one. While cloning vectors, which of the two will be preferred by biotechnologists, bacteriophages or plasmid? Justify with reason. तो कहते हैं कि अगर उन्होंने क्लोनिंग वैक्टर्स तैयार करने हैं तो फिर बैक्टीरियोफाजेज एंड प्लाज्मिड्स जो हैं उनमें से बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो किसको प्रेफरेंस देंगे और क्यों देंगे. ओके स्टूडेंट, तो यू हैव टू राइट द आंसर हियर. So what you have to write that bacteriophages, because they have very high copy number of their genome with the bacterial cell. जो बैक्टीरियोफाजेस होते हैं उनका कॉपी नंबर ज्यादा होता है उनके जीनोम का बैक्टीरियल सेल के अंदर. Whereas some plasmids may have 1 or 2 copy numbers per cell.
ठीक है, कुछ प्लाज्मिड्स जो है उसमें पर सेल 1 और 2 कॉपी नंबर भी हो सकता है, या फिर 15 to 100 कॉपी नंबर्स भी हो सकता है। तो अगर बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है दे हैव टू गिव प्रेफरेंस, तो क्योंकि बैक्टीरियोफाजिस्ट जो है उनका हमेशा कॉपी नंबर ज्यादा है प्लाज्मिड्स के कंपैरिजन में, तो दे ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू द बैक्टीरियोफाजिस्ट। Okay, see the B part. Name the first transgenic cow developed and state the improvement in the quality of the product produced by it. फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ का नेम बताना है आपने, तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो है उसका नेम है रोजी काउ। ठीक है, रोजी काउ इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। एंड प्रोडक्ट जो उसने प्रोड्यूस किया था, तो उसमें आपने लिखना है कि प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क एंड 2.4 ग्राम्स पर लीटर के अंदर जो है फैट उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, इट प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क and that contains 2.4 grams per liter. This is the answer. Now see question number 9. Explain the impact of removal of thymus gland on the immune system of a human body. अगर ह्यूमन बॉडी जो है उसके इम्यून सिस्टम में से थाइमस ग्लैंड जो है उसको रिमूव कर दिया जाए, तो उसका बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, इसका आंसर आपने लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि थाइमस ग्लैंड करता क्या है आपकी बॉडी के अंदर। तो थाइमस ग्लैंड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इम्यून रिलेटेड सेल्स सच एज बी सेल्स, टी सेल्स, उनके मैचुरेशन से रिलेटेड होता है, उनका डिफरेंशिएशन करता है। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे द थाइमस ग्लैंड इट प्रोवाइड्स माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स जो हैं उनके लिए माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है उनके डेवलपमेंट और उनके मैचुरेशन के लिए। The T lymphocytes do not secrete antibodies. सभी बच्चों को मालूम है T lymphocytes जो हैं वो antibodies produce नहीं करते, but they help B cells to produce them. पर B cells जो हैं उनसे antibodies produce करवाते हैं। इसका मतलब कि thymus gland जो है they are playing a significant role both in the maturation as well as differentiation of the T lymphocytes, as well as they are also indirectly related with the humoral immune system too. क्योंकि ह्यूमरल इम्यून सिस्टम में द चीफ सेल्स आर द बी सेल्स, एंड इफ द टी लिम्फोसाइट्स दे गेट मैच्योर देन ओनली दे एक्टिवेट द बी लिम्फोसाइट्स एंड दे डू देयर फंक्शन। तो इसलिए ये दो फंक्शंस जो है वो नहीं हो पाएंगे। ओके स्टूडेंट, इसके साथ दूसरा क्वेश्चन जो है, फार्मर मेंटेन बी हाइव्स इन हिज ब्रासिका फील्ड ड्यूरिंग इट्स फ्लावरिंग सीजन, हाउ विल ही बेनिफिटेड? तो दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द रिवाइज्ड सिलेबस। पर अगर किसी स्टूडेंट ने ये चैप्टर पढ़ा है और उसका आंसर वो देना चाहते हैं, तो उसका आंसर होगा कीपिंग बी हाइव्स इन अ क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड इंक्रीजेस पॉलिनेशन एफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर बी हाइव्स जो है उनको ब्रासिका फील्ड के अंदर फार्मर जो है फ्लावरिंग सीजन के दौरान लगाता है, तो पॉलिनेशन एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी एंड यील्ड जो है, क्रॉप की जो यील्ड है वो भी इंक्रीज होगी और हनी यील्ड जो है वो भी इंक्रीज होगी। All right, so you have to write the answer. Keeping beehives in a crop field during flowering period increases pollination efficiency and improve the yield, that is crop yield as well as honey yield. तो ये आंसर उसका होगा। Okay, student, question number 10. See question number 10 from the chapter environmental issues. How do automobiles fitted with catalytic converter reduce air pollution and suggest the best fuel for such vehicles? ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो हैं वो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस करते हैं? तो हियर यू हैव टू राइट कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैव एक्सपेंसिव मेटल्स लाइक प्लैटिनम, प्लेटिनम एंड रोडियम। ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो है उसमें एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं जैसे प्लैटिनम, प्लेटिनम और रोडियम होते हैं। ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो एज द एग्जॉस्ट एमिशन पासेस ओवर दीज कैटालिटिक कन्वर्टर्स, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जैसे ही ये जो भी एग्जॉस्ट है वो इसमें से पास होता है कैटालिटिक कन्वर्टर में से, तो अनबर्न हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड्स दे आर आल्सो चेंज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस रिस्पेक्टिवली। सो अनलेडेड पेट्रोल जो है इट इज द बेस्ट फ्यूल फॉर दिस कैटालिटिक कन्वर्टर। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो है वो एफिशिएंटली वर्क कर सके, तो उसके लिए वो कहता है कि अनलेडेड पेट्रोल जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ओके स्टूडेंट, सो आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 11 and you have to give the answer of this question. State the Mendelian principle which can be derived from a dihybrid cross and not from a monohybrid cross. ठीक है, आपने उस मेंडेलियन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट यहाँ पे देना है जो कि डाइहाइब्रिड क्रॉस से डिराइव हुआ है
और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो व्हेन आई टॉट यू दिस प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम द डाइहाइब्रिड क्रॉस द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट it can be derived, which states that when we consider the inheritance of 2 or more genes at a time, their distribution in the gametes and in the progeny of subsequent generation, they are independent of each other. ठीक है, जब एक समय में हम एक से ज्यादा जीन स्ट्रैंड के इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है गैमेट्स में प्लस प्रोजेनी जो है सब्सिक्वेंट जनरेशन की, उसमें उनके एलील्स जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जो है बिहेव करते हैं। तो हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी मिलेंगे और हमें नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी मिलेंगे। तो यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. Okay, student, now question number 12. Comment upon the mode of pollination in Vallisneria and Iconia which have emergent flowers. ठीक है, तो आपने बताना है कि वैलिसनेरिया के अंदर और आइकोनिया जिनमें के एमर्जेंट फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जो है पॉलिनेशन कैसे होता है। डायरेक्टली दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम योर बुक। तो यू हैव टू राइट इन केस ऑफ आइकोनिया द फ्लावर्स emerge above the level of water and are pollinated by insect. ठीक है, बिकॉज आइकोनिया के ब्यूटीफुल वॉयलेट कलर फ्लावर्स होते हैं, तो दीज फ्लावर्स दे आर एक्चुअली इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन दीज फ्लावर्स। ये वाटर से ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर जो है वाटर पॉलिनेशन या हाइड्रोफिली नहीं होती। इंस्टेड ऑफ दैट इसके अंदर एंटोमोफिली होती है, दैट इज पॉलिनेशन, इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। एंड नाउ अबाउट वैलिसनेरिया, तो वैलिसनेरिया के बारे में आप लिखेंगे कि इन वैलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर it reaches the surface of water by a long stalk. ठीक है, फीमेल फ्लावर जो है वो वाटर की सरफेस पे आ जाता है, उसका एक लंबा स्टॉक होता है। एंड द मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन्स दे आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन्स जो है वो वाटर की सरफेस पे ही रिलीज हो जाते हैं। एंड दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, और वाटर करंट के जरिए जो है इनको पैसिवली जो है वो कैरी किया जाता है, और उनमें से कुछ जो है वो फीमेल फ्लावर के अंदर एंटर कर जाते हैं थ्रू द स्टिग्मा एंड दे फर्टिलाइज द फीमेल फ्लावर। ठीक है, अगेन वैलिसनेरिया के केस में द फीमेल फ्लावर इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड द मेल फ्लावर दे रिलीज देयर पोलन ग्रेन्स दैट आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर अगेन एंड दे आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करंट्स। दे फाइनली reaches the female flower and enters into the stigma, and then they later germinate on the stigma and do the process of fertilization. Okay, now we are going to enter in section C, and section C that is of 3 mark questions. So see question number 13. Alien species are highly invasive and a threat to the indigenous species. Substantiate this statement with any 3 examples. कहते हैं कि एलियन स्पीशीज जो है वो किसी भी हैबिटेट के अंदर अगर एंटर कर जाती हैं, ठीक है, तो वो हाईली इन्वेजिव होती है, और वहां की जो इंडिजिनियस स्पीशीज है उनको उनकी वजह से जो है थ्रेट हो जाता है। तो आपने ऐसे 3 एग्जांपल देने हैं जिसमें एलियन स्पीशीज जो है उन्होंने इंडिजिनियस स्पीशीज जो है उनको इरेडिकेट करने का काम किया है। तो हियर यू हैव टू गिव 3 एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल इज नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ सिक्लिड फिश। ठीक है, तो जब नाइल पर्च जो है जो लेक विक्टोरिया के अंदर उसका एंटर किया गया था तो ईस्ट अफ्रीका में, तो उससे वहां पे 200 स्पीशीज सिक्लेड फिश जो है उसकी एक्सटिंक्ट हो गई। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड पार्ट इसका क्या लिखेंगे आप? पार्थेनियम, लंटाना और आइकोनिया, they are the invasive plants and they pose a threat to the indigenous species. लंटाना है, आइकोनिया है, ठीक है, पार्थेनियम इंडिकम है, ये ऐसे जो है इन्वेजिव बीड हैं जिनकी वजह से यहाँ की इंडिजिनियस स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। यू हैव टू गिव द थर्ड एग्जांपल, एंड द थर्ड एग्जांपल इज इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश। अगर अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस जो है उसको जब एक्वा कल्चर के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, देन इट कॉजेज अ थ्रेट टू द इंडियन कैटफिशेस। तो इंडियन कैटफिशेस जो है उसको उसने थ्रेट प्रोड्यूस किया। तो 3 एग्जांपल यहाँ पे आप दे देंगे। नाइल पर्च introduced into Lake Victoria in East Africa led to the extinction of cichlid fishes. Parthenium, lantana and Iconia are invasive plants and pose a threat to the indigenous species. And third one is introduction of African catfish Glarius caripinus to aquaculture is threat to the Indian catfishes. Okay, student, see the next question. So question number 14, the embryo sac in a female gametophyte is a 7-celled 8-nucleate structure.
एम्ब्रियो सैक जो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट होता है वो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम, मतलब यहाँ पे आपने एक वेल लेबल डायग्राम देना है किसका, एम्ब्रियो सैक का। तो उसमें आप जो है एम्ब्रियो सैक जो है इसके 7 सेल्स जो हमको शो करेंगे। 2 ऑफ द सेल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द anterior part of the embryo sac, and that end is known as the chilasal end. They are known as antipodals. Then 3 cells, they are present at the micropylar end. They are known as the egg apparatus, in which 2 cells which surrounds the central egg cell, they are known as synergids. And there is a large cell that is present in the center, and it contains 2 nuclei. They are known as the polar nuclei, and this large cell is known as the central cell. So you have to show the 7-celled 8-nucleate stage of the embryo sac. उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन जो उसके साथ चॉइस में आपको दिया गया है, लिस्ट द चेंजेस दैट अकर व्हेन अ ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड। ठीक है, आपने वो सारी चेंजेस जो है यहाँ पे शो करनी है जब ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, सीड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो उसमें आप लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, इंटैगमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज अ टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। ठीक है, ओव्यूल जो है उसकी जो इंटैगमेंट्स हैं वो हार्ड हो जाएंगी और सीड कोट जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंटैगमेंट्स ऑफ ओवल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, द माइक्रोपाइली रिमेन्स अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। तो सीड कोट जो है वो एक टफ स्ट्रक्चर है, बट देयर इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन द सीड कोट एंड दैट इज नोन एज माइक्रोपाइली। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, एज द सीड मैच्योर्स, जैसे ही सीड जो है वो मैच्योर होगा, इट्स वाटर कंटेंट रिड्यूस्ड, उसका वाटर कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। The third point is, as the seed matures, its water content is reduced. And what is the fourth point? Fourth point you have to write that seeds becomes relatively dry. Seed जो है वो relatively dry होते हैं, 10 to 15% moisture by mass. And what is the next one? The general metabolic activity of the embryo, it slows down. ठीक है, जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है एम्ब्रियो की वो यहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगी and the embryo may enter into a state of inactivity and dormancy. और एम्ब्रियो जो है वो इनएक्टिविटी और डॉर्मेंसी की जो स्टेज है उसके अंदर एंटर कर जाएगा। दिस यू हैव टू राइट द 5 to 6 पॉइंट आप इस आंसर के अंदर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड हुगो डी प्राइस। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं करेंगे बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर जो है चैप्टर एवोल्यूशन में से है, दैट इज नॉट इन द रिवाइज्ड सिलेबस। बट दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्री मेडिकल टेस्ट, उसके लिए मैं इसका आंसर बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए हमने 2 कॉलम्स बना लेने हैं। एंड फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एंड सेकंड कॉलम में आप हेडिंग देंगे डी प्राइस अ थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। Okay, listen to me carefully. Among the Darwin theory of natural selection, what is your first point? Minor variations they cause evolution. Darwin कहते हैं कि minor variation जो है वो evolution cause करता है, and D. Bryce क्या कहते हैं? Mutation causes evolution. कि mutation जो है वो evolution cause करता है. And second आप लिखेंगे कि Darwinian variations are small and directional. ठीक है, Darwin क्या कहते हैं कि variations जो है वो हमेशा small होती हैं और directional होती हैं। एंड डी प्राइस क्या कहते हैं, म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। म्यूटेशंस जो है वो रैंडम होती हैं और डायरेक्शनलेस होती हैं। एंड थर्ड पॉइंट, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में आप लिखेंगे एवोल्यूशन इज ग्रेजुअल, एवोल्यूशन धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। एंड डी प्राइस थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो है वो क्या कहती है कि सडन म्यूटेशंस कॉज एवोल्यूशन, कुछ म्यूटेशंस जो है वो एवोल्यूशन कॉज करती हैं। Okay student, this is the answer of question number 15, that is a 3-mark question. Now see question number 16. Explain the different step involved in the secondary treatment of the sewage, student. So I am going to explain this answer. It is from the chapter microbes in human welfare. You have to write the answer in 3 points. What is your first point? That primary effluent is passed into large aeration tanks with a constant mechanical agitation. ठीक है, प्राइमरी एफ्लुएंट जो है उसको एक लार्ज एरेशन टैंक के अंदर एंटर किया जाता है, वहां पे उसका मैकेनिकल एजिटेशन होता है एंड एयर सप्लाई उसके अंदर होती है। तो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स दे ग्रो रैपिडली एंड फॉर्म फ्लॉक्स। ठीक है, तो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं वो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं और सरफेस पे फ्लॉक्स के रूप में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, फ्लॉक्स व्हाइल ग्रोइंग कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर।
जब फ्लॉक्स जो है इनकी ग्रोथ होती है तो उस दौरान वो ऑर्गेनिक मैटर जो है इसको कंज्यूम करती है एंड दस रिड्यूस द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बॉड जिसे हम कहते हैं, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसको वो क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक स्टूडेंट, उसके बाद देखिए द बैक्टीरियल फ्लॉक्स दे सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक, और फिर ये बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो है ये फिर क्या करते हैं, टैंक के बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं एंड इट फॉर्म्स एक्टिवेटेड स्लज, और वहां पे ये एक्टिवेटेड स्लज की फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस इज यूज्ड एज इनोकुलम इन द एरिएशन टैंक, और उसके बाद इसका थोड़ा सा पार्ट जो है उसको इनोकुलम की फॉर्म में यूज किया जाता है एरिएशन टैंक में, एंड द रिमेनिंग पार्ट, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लार्ज टैंक के अंदर जो है भेज दिया जाता है, which is known as anaerobic sludge digesters. So you have to write these 3 points, students. So primary effluent, it is actually passed. तो यहाँ पे आपने लिखना है कि primary effluents जो है वो यहाँ पर जो है it is passed into a large aeration tank with a constant mechanical agitation and air supply. So useful aerobic microbes, they grow rapidly and form, okay bete, and form flocks. And what is second point? Flocks while growing consume organic matter and thus reduce the biochemical oxygen demand. What the effluent is passed and settling into settling tank. And third point is the bacterial flocks settle at the bottom of the tank and it form activated sludge. A small portion of this activated sludge, it is used as inoculum in the aeration tank, and the remaining part is passed in the large tanks called anaerobic sludge digesters. So this is the answer of question number 16. And उसी के साथ एक और क्वेश्चन चॉइस में दिया गया है, माइक्रोब्स कैन बी यूज्ड टू डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। माइक्रोब्स जो है उसको हम यूज करके केमिकल फर्टिलाइजर्स पे जो हमारी डिपेंडेंस है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी अकॉम्प्लिश्ड, बिकॉज द क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, तो आपने 3 ऐसे माइक्रोब्स के एग्जांपल देने हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरह यूज किए जा सकते हैं। तो अगर इसका आंसर हमने लिखना होता तो फर्स्ट मेरा पॉइंट होता राइजोबियम बैक्टीरिया, इट इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम प्लांट एंड इट फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन एंड फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स व्हिच इज यूज्ड बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट। इसको न्यूट्रिएंट की फॉर्म में प्लांट्स जो है वो यूज कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल आपका ये हो जाएगा। व्हाट इज योर सेकंड एग्जांपल? फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल known as Azospirillum and Azotobacter can fix atmospheric nitrogen and thus enriching the nitrogen content of the soil. This is your point number 2. And your point number 3 is many members of the genus Glomulus, that is a fungi, from mycorrhizal symbiotic associations with the higher plants. In these, the fungal symbiont absorbs phosphorus from soil and passes it to the plant. Okay, student, what is your fourth point? Cyanobacteria like Anabaena, Nonstock, Oscillatoria are autotrophic microbes widely distributed in aquatic and terrestrial environment, which can fix atmospheric nitrogen, also add organic matter to the soil and increase its fertility. Okay, students, तो यहाँ तक जो है सभी स्टूडेंट्स जो हैं इस सैम्पल पेपर के आंसर्स जो हैं वो नोट डाउन कर लेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। So tomorrow we will proceed with question number 17. So revise the sample paper thoroughly